हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका गेनर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं रेनू आज आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी 11th क्लास साइकोलॉजी का सेकंड चैप्टर मनोविज्ञान में जांच की विधियाँ के एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। इसमें क्या पूछा गया है, वैज्ञानिक जाँच के लक्ष्य क्या होते हैं। तो वैज्ञानिक जाँच के जो है वो निम्नलिखित लक्ष्य हैं। सबसे पहले आता है हमारा वर्णन। मनोवैज्ञानिक अध्ययन में हम व्यवहार अथवा किसी घटना का यथासंभव सही वर्णन करते हैं, जिससे किसी व्यवहार विशेष को अन्य व्यवहारों से अलग करने में सहायता मिलती है। ओके, उसके बाद आता है पूर्व कथन। वैज्ञानिक जांच का दूसरा लक्ष्य पूर्व कथन होता है। व्यवहार का पूर्व कथन होता है, यदि आप व्यवहार को सही समझने तथा वर्णन करने में सक्षम हैं तो आप एक व्यवहार विशेष के अन्य व्यवहारों, घटनाओं अथवा गोचरों के संबंध में सफलतापूर्वक जान सकते हैं। ऐसी स्थिति में इस बात की भविष्यवाणी की जा सकती है कि कतिपय दशाओं में कुछ त्रुटियों के साथ वह व्यवहार विशेष घटित हो सकता है। पूर्व कथन प्रेक्षण के लिए किए गए व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि होने से अधिक सही होता है। ओके, इसका थर्ड पार्ट में है व्याख्या। इसमें क्या होता है, मनोवैज्ञानिक जांच का तीसरा लक्ष्य व्यवहार के कारणों की अथवा उसके निर्धारकों की जानकारी प्राप्त करना है तथा वे कौन सी दशाएं हैं जिसमें व्यवहार घटित नहीं होता है। ओके, उसके बाद है नियंत्रण। यदि एक व्यक्ति व्यवहार विशेष के घटित होने की व्याख्या कर लेता है तो वह उक्त व्यवहार की पूर्ववर्ती दशाओं में परिवर्तन करके उसको नियंत्रित कर सकता है। नियंत्रण 3 बातों से संबंधित होता है। सबसे पहले किसी व्यवहार विशेष को घटित करना, उसको कम करना अथवा बढ़ाने, एंड लास्ट है हमारा अनुप्रयोग। मनोवैज्ञानिक जांच का अंतिम लक्ष्य है किसी विशेष व्यवहार के प्रयोग के द्वारा लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। ओके, अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा गया है कि वैज्ञानिक जांच करने में अंतर्निहित विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। निम्नलिखित चरण दिए गए हैं। सबसे पहले हम करते हैं समस्या का संप्रेषण। इसमें क्या होता है, वैज्ञानिक शोध का कार्य तब प्रारंभ होता है जब शोधकर्ता अध्ययन के तथ्य अथवा विषय का चयन करता है। इसके बाद वह अपना ध्यान केंद्रित करता है तथा विशेष शोध प्रश्न अथवा समस्या का विकास करता है। ऐसा पूर्व में किए गए अनुसंधान की समीक्षा प्रेक्षणों का व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर किया जा सकता है। समस्या की पहचान के बाद शोधकर्ता समस्या का एक काल्पनिक उत्तर ढूंढता है जिसे परिकल्पना कहते हैं। परिकल्पना जो ये वर्ड है बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि परिकल्पना किसे कहते हैं। जब शोधकर्ता किसी समस्या का हल करता है या कोई भी अनुसंधान करता जो है वो प्रेक्षण करते हैं तो वह समस्या का पहले से ही काल्पनिक उत्तर ढूंढ लेता है जिसे परिकल्पना कहते हैं। ओके, उसके बाद आता है प्रदत्त संग्रह। इसमें है कि सूचनाओं को कैसे संग्रहण किया जा सकता है। वैज्ञानिक विधि का दूसरा चरण प्रदत्त संग्रह होता है। प्रदत्त संग्रह के लिए जो है संपूर्ण अध्ययन का एक अनुसंधान अभिकल्प होना चाहिए। इसके लिए जो है अग्रलिखित 4 पहलुओं के बारे में बताया गया है। सबसे पहले है अध्ययन के प्रतिभागी, प्रदत्त संग्रह की विधियाँ, अनुसंधान में प्रयुक्त उपकरण और प्रदत्त संग्रह की प्रक्रिया। अध्ययन के प्रतिभागी यानी कि जो हम अध्ययन कर रहे हैं उनमें भाग लेने वाले व्यक्ति कौन है। वो व्यक्ति जो है वो वृद्ध हो सकते हैं, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, ग्रामीण लोग, शहरी लोग, कोई भी व्यक्ति जो उसमें भाग ले रहा है वो अध्ययन के प्रतिभागी है। ओके, फिर है प्रदत्त संग्रह की विधियाँ, यानी कि सूचनाओं को इकट्ठा करने के लिए हमें किन किन विधियों का सहारा लेना पड़ता है वो। अनुसंधान में प्रयुक्त उपकरण, अनुसंधान करने के लिए हमें किन किन उपकरणों की सहायता लेनी पड़ती है। फिर है प्रदत्त संग्रह की प्रक्रिया, यानी कि सूचनाओं को इकट्ठा करने के लिए सारी सूचनाओं को हमें किन किन प्रक्रियाओं को अपनाना पड़ता है। ओके, फिर उसके बाद आता है निष्कर्ष निकालना। इसमें क्या होता है कि अगला चरण संग्रहित पदार्थों का सांख्यिकी प्रक्रिया की सहायता से विश्लेषण करना है, जिससे हम समझ सकते हैं कि पदार्थों का क्या अर्थ है। यह कार्य जो है ग्राफ द्वारा, जैसे वृत्तखंड हो गया, दंडारेख हो गई, संचयी बारंबारता आदि बनाना अथवा विभिन्न सांख्यिकी विधियों के उपयोग द्वारा किया जा सकता है। विश्लेषण का उद्देश्य परिकल्पना की जाँच करके तदनुसार निष्कर्ष निकालना है। फिर उसके बाद है शोध निरीक्षकों का पुनरीक्षण। अनुसंधानकर्ता प्रयुक्त परिकल्पना की पुष्टि करके या फिर एक वैकल्पिक परिकल्पना स्थापित करता है तथा एक प्रदत्त के आधार पर इसका परीक्षण करता है और निष्कर्ष निकालता है। इस परिकल्पना सिद्धांत की परिभाषा भावी अनुसंधानकर्ता द्वारा दी जा सकती है। अतः यह एक नियंत्रण चलने वाली प्रक्रिया है। अनुसंधानकर्ता में
जो अनुसंधानकर्ताओं द्वारा की गई प्रेक्षण है वो नियंत्रण चलने वाली प्रक्रिया है। ओके, एंड थर्ड क्वेश्चन अब हम जान लेते हैं इसमें क्या पूछा गया है कि मनोवैज्ञानिक पद्धतियों के स्वरूप की व्याख्या कीजिए। पद्धतियों के स्वरूप को जान लेते हैं। सबसे पहले है ये व्यक्ति के अव्यक्त व्यवहारों, आत्मप्रत अनुभवों, मानसिक प्रक्रियाओं से संबंधित होता है। दत्त भौतिक अथवा सामाजिक संदर्भों, संबंधित व्यवहारों तथा संबंधित व्यक्ति तथा व्यवहार के गतितत होने के समय आदि से स्वतंत्र नहीं होते हैं। प्रयुक्त संग्रह की प्रयुक्त विधियों में सर्वेक्षण, साक्षात्कार, प्रयोग अथवा सूचना के स्रोत, उदाहरण के लिए जो है व्यक्ति अथवा समूह हो सकते हैं, युवा वृद्ध हो सकते हैं, महिलाएं, पुरुष, शहरी और ग्रामीण लोग पद्धति के स्वरूप अथवा गुणवत्ता का निर्धारण करते हैं। ओके, फोर्थ क्वेश्चन को हम जान लेते हैं इसमें क्या पूछा गया है। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रायोगिक तथा नियंत्रित समूह एक दूसरे से कैसे भिन्न होते हैं, उदाहरण देकर समझाएं। यानी कि प्रायोगिक समूह क्या है और नियंत्रित समूह क्या है। सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रायोगिक तथा नियंत्रित समूह एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ओके, एक दूसरे से भिन्न होते हैं। प्रायोगिक समूह वह समूह होता है जिसमें समूह सदस्य को अनाश्रित परिवर्त्य प्रहसन के लिए प्रस्तुत किया जाता है, जो नियंत्रित समूह में अनुपस्थित रहता है। उदाहरण के लिए जो नतानी और डार्नी के अध्ययन में 2 प्रायोगिक समूह, एक नियंत्रित समूह लिया गया। अध्ययन के प्रतिभागी 3 कक्षों में भेज दिए गए। एक कक्ष में कोई उपस्थित नहीं था, ये हमारा नियंत्रित समूह हो गया। अन्य 2 कक्षों में 2 व्यक्तियों को बिठा दिया गया क्योंकि यह प्रायोगिक समूह है, क्योंकि इन व्यक्तियों के ऊपर जो प्रयोग करना है तो हमें व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी, ये हमारा प्रायोगिक हो गया। और नियंत्रित समूह हम इसको इसीलिए कहते हैं कि क्योंकि ये बात हमारे नियंत्रण में है, हमारे हाथ में है कि हम एक कक्ष में व्यक्तियों को भेजें ना भेजें। ओके, प्रयोग करने के लिए हम 2 कक्षों में व्यक्तियों को भेजते हैं तो वो प्रायोगिक समूह हो गया। उसके बाद क्या बताया गया है कि एक कक्ष में 2 व्यक्तियों की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति अनाश्रित परिवर्तित था। कक्ष के भौतिक और अन्य प्रकार की सुविधाएं दोनों समूहों के लिए एक समान थी। प्रायोगिक समूह में 2 व्यक्ति असली प्रतिभागी के रूप में मौजूद थे तथा नियंत्रित समूह में कोई प्रतिभागी नहीं था। इसलिए कहा जा सकता है कि नियंत्रित समूह में प्रहस्थित जो परिवर्त्य है वो अनुपस्थित रहता है। ओके, फिर हम उसके बाद बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। इसमें क्या पूछा गया है। फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा गया है हमारा कि एक अनुसंधानकर्ता साइकिल चलाने की गतियों लोगों की उपस्थिति के मध्य संबंध का अध्ययन करता है। एक उपयुक्त परिकल्पना का निर्माण कीजिए तथा अनाश्रित एवं आश्रित परिवर्तक की पहचान कीजिए। इसमें है, हम जानते हैं आंसर में क्या है कि साइकिल चलाने की गति है वो लोगों की उपस्थिति के मध्य हमें संबंध को बताना है। सबसे पहले परिकल्पना करते हैं। परिकल्पना में हमने क्या की है कि जैसे ही, और फिर हमें बाद में ये देखना है कि हमने जो परिकल्पना की है वो कहाँ तक सही बैठती है। ओके, जैसे ही साइकिल चलाने की गति बढ़ती है वहाँ उपस्थित लोगों की चाल जो है तेज़ी से बढ़ती है। ये हमें देखना है सही है या नहीं है। चित्र प्रयोग हमारे 2 बाजार स्थल हो गए। एक लड़के को बाजार में अलग अलग गति से साइकिल चलाने के लिए कहा जाता है। फर्स्ट बाजार में देखा गया है कि जब लड़का साइकिल पर उच्च गति के साथ बाजार की सड़कों से गुजरता है तो लोग धक्का लगाने से बचने के लिए उसके आसपास के लोग वहाँ से जो है जल्दी भाग जाएंगे। ओके, और सेकंड बाजार में क्या देखा गया है। सेकंड बाजार में देखा गया है कि जब लड़का बाजार की सड़कों पर समान गति से गुजरता है तो आसपास के लोग एक बाजार की तुलना में जो है वो धीरे धीरे हटेंगे। ये तो स्वाभाविक सी बात है। ओके, तो हमने निष्कर्ष क्या निकाला, जब साइकिल की गति उच्च होती है तो लोग जल्दी हट जाते हैं, जबकि गति कम होती है तो जो है उसकी तुलना में धीरे से हटते हैं। निष्कर्षों का पुनरीक्षण करते हैं। अब हम निष्कर्ष परिकल्पना से मेल खाता है, जो ऊपर हमने बताया वही बात यहाँ निकल के आती है। इस जो है इसलिए जो हमारी परिकल्पना सत्य है। अनाश्रित परिवर्तन हमारे साइकिल की गति है और आश्रित परिवर्तन लोगों की चाल है। लोगों की चाल डिपेंड करती है साइकिल की गति के ऊपर। ओके, अब हम बात करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की। इसमें क्या पूछा गया है कि इसमें पूछा गया है हमसे कि जांच की विधि के रूप में प्रायोगिक विधि के गुणों और अवगुणों के बारे में बताइए। जांच की विधि के पहले प्रायोगिक विधि के गुणों को हम जान लेते हैं। क्या क्या गुण बताए गए हैं। यह निर्धारित करने के लिए संभव है कि क्या अनाश्रित परिवर्तन में परिवर्तन आश्रित परिवर्तन में परिवर्तन के कारण होता है।
बाह्य परिवर्तन को कम किया जा सकता है। प्रति संतुलनकारी तकनीक द्वारा कम प्रभावी को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। विभिन्न समूह में प्रतिभागियों के यादृच्छिक वितरण से समूह के बीच विभव परक व्यवस्थित अंतर को स्थापित करता है। ओके, अब जो है इसके प्रायोगिक विधि के अवगुणों को हम जान लेते हैं। अवगुण क्या क्या बताए गए हैं। अत्यधिक नियंत्रण प्रयोगशाला परिस्थिति में इसका प्रयोग किया जा सकता है जो वास्तविक व्यवहार में नहीं होते हैं। ओके, फिर उसके बाद है हमारा प्रयोग के ऐसे परिणाम प्रदान कर सकते हैं जिसका ठीक से सामान्यीकरण नहीं हो पाता है अथवा वे वास्तविक परिस्थितियों में अनुप्रयुक्त नहीं होते हैं। यह सर्वदा संभव नहीं होता है कि किसी समस्या विशेष का अध्ययन प्रायोगिक रूप से किया जा सके। समस्त प्रासंगिक परिवर्तनों को जानना और उनका नियंत्रण करना कठिन होता है। उसके बाद हम बात करते हैं 7th क्वेश्चन की। इसमें क्या पूछा गया है कि डॉक्टर कृष्ण व्यवहार को बिना प्रभावित तथा नियंत्रित किए नर्सरी विद्यालय के बच्चों के खेलकूद वाले व्यवहार को परीक्षण करके एक अभिलेख तैयार करने जा रहे हैं। इनमें अनुसंधान की कौन सी विधि प्रयुक्त होती है, इस प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए और उसके अवगुणों का वर्णन कीजिए। तो अब हम जानते हैं इसमें क्या बताया गया है। डॉक्टर कृष्ण के अनुसंधान में असहभागी परीक्षण विधि का प्रयुक्त हुई है। यह नर्सरी विद्यालय में बच्चों की खेलकूद वाले व्यवहारों का परीक्षण करने के लिए एक वीडियो कैमरा लगा सकते हैं या फिर बिना अवरोध पैदा किए अथवा समस्या गतिविधियों में भाग लिए बिना कक्षा में एक कोने में बैठ सकते हैं और फिर इसका जो है विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यानी कि एक परीक्षणकर्ता के अलग अलग कार्य हो सकते हैं परीक्षण करने के लिए। तो इन्होंने ये बता दिया कि एक वो कोने में बैठकर उनको कैमरा लगा सकते हैं, कोने में बैठकर सारी जो है वो जो घटनाएं घटित हो रही है उनको देख सकते हैं या और उनका निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ओके, अब हम इसके गुण और अवगुणों के बारे में जान लेते हैं। गुण क्या बोलता है। अनुसंधानकर्ता लोगों और उसके व्यवहारों का प्रकृतिवाद यानी कि जैसी स्थिति घटित हो रही है वैसा से वो उसमें जो है वो अध्ययन कर सकते हैं। ओके, अवगुण ये कहते हैं यह विधि जो श्रम साध्य है, यानी कि अगर उस व्यक्ति को पता चलता है कि उसके ऊपर इस तरीके से परीक्षण हो रहे तो यह एक श्रम साध्य विधि भी है। अधिक समय लगता है अथवा प्रेक्षक के पूर्वाग्रह के कारण उसमें गलती होने का डर रहता है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं 8th क्वेश्चन की। इसमें क्या पूछा गया है कि उन दो स्थितियों का वर्णन कीजिए जहाँ सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया जा सकता है। इस विधि की सीमाएं क्या क्या हो सकती हैं। वे दो स्थितियाँ जहाँ सर्वेक्षण विधि का प्रयोग होता है, सबसे पहले है हमारा परिवार नियोजन के प्रति लोगों की अभिवृत्ति में उसका प्रयोग करना। पंचायती राज की संस्थाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता आदि से संबंधित कार्यक्रमों में संचालन हेतु शक्ति प्रदान करने के प्रति लोगों की अभिवृत्ति जानने के लिए किया जा सकता है। इस विधि की सीमाएं निम्नलिखित हैं। ये लोग गलत सूचनाएं दे सकते हैं। वे स्मृति की गड़बड़ी तथा शोधकर्ता को यह बताना चाहते हैं कि किसी मुद्दे पर उसके वास्तविक विचार क्या है, वे कैसा विश्वास करते हैं। लोग कभी कभी ऐसी प्रतिक्रिया कर देते हैं जैसे शोधकर्ता जानना चाहता है। ओके, 9th क्वेश्चन की बात करते हैं हम। साक्षात्कार और प्रश्नावली में क्या अंतर है, जान लेते हैं। साक्षात्कार विधि क्या कहती है और प्रश्नावली विधि क्या कहती है। सबसे पहले हम बात करते हैं साक्षात्कार में क्या होता है। यह अंतः क्रिया का एक वह रूप है जहाँ साक्षात्कारदाता अथवा प्रतिक्रियादाता सीधे प्रश्न पूछते हैं। यानी साक्षात्कार में क्या होता है, सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। और प्रश्नावली विधि में क्या होता है, यह एक रूपरेखा होती है जिसमें वैज्ञानिक प्रश्नों के उत्तर जो है लिख कर दिया जा सकता है। और साक्षात्कार कहता है कि स्थिति के अनुसार जो उसके प्रश्न उसके अनुक्रम से भिन्न हो सकते हैं। यानी कि स्थिति जैसी स्थिति व्यक्ति के सामने आ रही है उस स्थिति को देखकर जो है प्रश्नों में जो है वो अनुक्रम उसका भिन्न हो सकता है। यानी कि कोई क्वेश्चन छोड़ के उसकी जगह और कुछ पूछा जा सकता है। प्रश्नावली में ऐसा नहीं होता है, इसमें जो है पूर्व निर्धारित प्रश्न व्यवस्थित होते हैं। ओके, साक्षात्कार कहता है कि अनुसंधानकर्ता तथा साक्षात्कार जो आमने सामने संपर्क में रहते हैं, संपर्क में रहकर बातें करते हैं। अनुसंधानकर्ता तथा साक्षात्कार के आमने सामने जो है संपर्क की आवश्यकता नहीं होती है। प्रश्नावली में तो जो है वो हमें चार्ट दिया जाता है और उसी पे हमें टिक करना होता है। और साक्षात्कार कहता है कि प्रश्नों की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है।
और प्रश्नावली में संख्याओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। एक बुकलेट होती है जिसमें क्वेश्चन पहले से लिखे होते हैं, हमें उनके भी आंसर देने होते हैं। ओके, ये क्वेश्चन आपका जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो अच्छे से आप इसे कर लीजिए। ओके, ईजी है बिल्कुल। अब हम बात करते हैं 10th क्वेश्चन की। इसमें क्या पूछा गया है, एक मानकीकृत परीक्षण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। निम्नलिखित विशेषताएं हैं। सबसे पहले हमारे पास होनी चाहिए विश्वसनीयता, वैधता और मानक। इन 3 बातों को ध्यान में रख के हम एक मानकीकृत परीक्षण का सही से जो है उसकी विशेषताओं को बता सकते हैं, उसका जो है वर्णन कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विश्वसनीयता क्या है। इसका संबंध 2 विभिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लब्धांशों की संगति से है। यानी कि इसमें मोटा मोटा ये बताया गया है कि इसका संबंध 2 भिन्न अवसरों में एक ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लब्धांशों की संगति से है। किस संगति से है? अवसरों में यह परीक्षण है किसी व्यक्ति की, यानी कि जब हम कोई भी परीक्षण करते हैं तो उसके परिणाम जो है वो सेम बैठेंगे, कितने भी व्यक्तियों के ऊपर किया जाए या कैसे भी किया जाए। ओके, परीक्षण पुनः परीक्षण कालिक स्थिरता का द्योतक है तथा विभवकर्ता परीक्षण का आंतरिक संगति की मात्रा का संकेत देती है। वैधता भी क्या कहा गया है कि परीक्षण का उपयोग होने के लिए उसकी वैधता भी आवश्यकता होती है, जिससे यह पता चलता है कि क्या परीक्षण उस चीज़ का मापन कर रहा है जिसका मापन करने का वह दावा करता है। मानक कोई परीक्षण प्रामाणिक परीक्षण तब होता है जब परीक्षण के लिए मानक विकसित कर लेते हैं। इससे एक व्यक्ति के निष्पादन समूह में अन्य व्यक्तियों के साथ तुलना करने में सहायता मिलती है। ओके, अब हम 11th क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, 11th क्वेश्चन में मनोविज्ञान की सीमाओं का वर्णन कीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या क्या सीमाएं हैं। पिछली बार भी एग्जाम में आया था, और तो अब हम इसकी सीमाओं को जान लेते हैं। सबसे पहले जो है वास्तविक शून्य बिंदु का अभाव। मनोवैज्ञानिक इस बात का दावा करता है कि वास्तविक शून्य बिंदु का अभाव देखा गया है, यह इसकी एक सीमा है। मनोवैज्ञानिक मापन में हमें शून्य बिंदु नहीं मिलते हैं। उदाहरण के लिए इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति की बुद्धि शून्य नहीं है। मनोवैज्ञानिक अध्ययन में जो कुछ लब्धांश प्राप्त होते हैं वे अपने आप में निरपेक्ष नहीं होते हैं, बल्कि उनका एक सापेक्ष मूल्य होता है। मनोवैज्ञानिक यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति की बुद्धि जो है वो शून्य नहीं हो सकती है। किसी न किसी व्यक्ति में कुछ ना कुछ मात्रा में बुद्धि जरूर होती है, इसलिए इसमें जो है शून्य बिंदु का अभाव हमें देखा गया है। सेकंड, इसमें बताया गया है मनोवैज्ञानिक उपकरणों का सापेक्ष स्वरूप। मनोवैज्ञानिक प्रश्नों का निर्माण किसी संदर्भ विशेष के प्रमुख पक्षों को ध्यान में रखकर किया जाता है। उदाहरण के लिए शहरी क्षेत्रों के छात्रों के लिए विकसित परीक्षण ग्रामीण क्षेत्रों पर लागू नहीं किए जा सकते। ओके, उसके बाद है गुणवत्ता प्रदत्तों का आत्मपरक व्याख्या। गुणात्मक अध्ययनों में प्रदत्त प्राय आत्मपरक होते हैं, क्योंकि इनकी व्याख्या अनुसंधानकर्ता एवं प्रदत्त प्रदान करने वाले होते हैं। यह व्यक्ति की व्याख्या दूसरे से भिन्न हो सकती है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोवैज्ञानिक जांच करते समय एक मनोवैज्ञानिक को किन किन नैतिक मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि नैतिक मूल्य कौन कौन से हैं जो व्यक्ति को ध्यान में रखने चाहिए। इसमें है मनोवैज्ञानिक जांच करते समय एक मनोवैज्ञानिक को निम्नलिखित नैतिक मुद्दों का पालन करना चाहिए। सबसे पहले आता है स्वैच्छिक सहभागिता। यह सिद्धांत कहता है कि जिस व्यक्ति पर आप अध्ययन करने जा रहे हैं उन्हें यह निर्धारित करने का विकल्प होना चाहिए कि वह अध्ययन में भाग ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। यानी कि स्वैच्छिक सहभागिता होनी चाहिए। बंदा पूरी तरह से उसके ऊपर जो है वो पूरी सहमति होनी चाहिए उसकी। फिर है सूचित सहमति। यह आवश्यकता
यह आवश्यक है कि प्रतिभागी को यह पता होना चाहिए कि अध्ययन के दौरान उसके साथ क्या क्या घटित होगा। अनुसंधानकर्ता का यह फर्ज बनता है कि जिसके ऊपर वह परीक्षण कर रहा है, पहले ही व्यक्ति को यह बता दिया जाए कि परीक्षण के दौरान उससे ये उसके साथ जो है ये घटनाएं उसके साथ घटित होगी। फिर उसके बाद आता है स्पष्टीकरण। अध्ययन समाप्त हो जाने के बाद प्रतिभागी को यह सब आवश्यक सूचनाएं देनी चाहिए कि जिससे वह अनुसंधान ठीक से समझ सके। फिर है अध्ययन के परिणाम की भागीदारी। मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के प्रतिभागी में सूचनाएं संग्रहित करने के बाद हमें अपने कार्यस्थान पर वापस आते हैं, पद्धतों का विश्लेषण करते हैं एवं निष्कर्ष निकालते हैं। अनुसंधानकर्ता के लिए यह आवश्यक है कि वह प्रतिभागी के पास वापस जाकर अध्ययन के परिणाम को बताए। फिर है प्रदत्त स्रोतों की गोपनीयता। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका कि गोपनीयता रखना बहुत ज़रूरी है एक अनुसंधानकर्ता के लिए। अध्ययन के प्रतिभागी को अपनी निजता का अधिकार होता है। अनुसंधानकर्ता को चाहिए कि वह निजता की रक्षा के लिए उसके द्वारा दी गई सूचनाओं को अंत्य गोपनीय रखे, ताकि जो अध्ययन जिसके ऊपर किया जा रहा है वो खुल के अपनी बात को रख सके कि उसकी बात पर अनुसंधानकर्ता को यह दावा करना चाहिए कि वह उसकी बात को दूसरे व्यक्तियों तक नहीं जाने देगा। तो आज के क्वेश्चन होते हैं हमारे कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए इसी चैनल पर बने रहें।